वेलकम टू अवेकनिंग ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुनील सर आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो इनकम टैक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? बहुत टाइम हम लोग देखते हैं कि इंडिया के कुछ लोग इंडिया में भी रहकर इनकम करते हैं और इंडिया से बाहर जाकर भी इनकम करते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जब रह रहे हैं तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इंडिया के बाहर रह रहे हैं तो इंडिया के बाहर टैक्स देना पड़ेगा। तो एक सवाल पैदा होता है कि कौन सा इनकम, मतलब इंडिया में जो इनकम अर्न हुआ वो वाला इनकम और इंडिया के बाहर जो इनकम हुआ वो वाला इनकम, कौन से इनकम पे इंडिया में टैक्स देना है एंड कौन से इनकम पे इंडिया के बाहर टैक्स देना है। तो बाहर वाला रूल हम लोग नहीं फॉलो करेंगे, हम लोग सिर्फ ये देखने वाले हैं आज कि एक इंसान इंडिया में भी इनकम करता है, इंडिया के बाहर भी इनकम करता है, तो कौन से इनकम पे इंडिया में टैक्स देगा, कौन से इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले उस पर्सन का, उस इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ता है। ठीक है, ये रेसिडेंशियल स्टेटस अलग अलग टाइप के पर्सन, जैसे क्या है, हम लोगों के इंडिविजुअल हुए, एचयूएफ हुए, आपका बीओआई, एओपी, पार्टनरशिप कंपनी, लोकल अथॉरिटी और अदर जुरिडिकल पर्संस, बहुत टाइप के पर्संस थे। सब लोगों का अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो असल में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल है। एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो हम लोग दो सेगमेंट में काम कंप्लीट करने वाले हैं। पहले सेगमेंट में मैं सारा रूल्स एक्सप्लेन करने वाला हूं और सेकंड सेगमेंट में मैं एक सम्स लेके आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं एक इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, तो सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेसिडेंट, दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट। या तो इंसान, वो इंडिविजुअल रेसिडेंट होगा या फिर इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट होगा। अगर नॉन रेसिडेंट हुआ तो उसको शॉर्ट में हम लोग एनआर बोलते हैं। नॉन रेसिडेंट हुआ तो टॉपिक वहीं पे क्लोज, बात खत्म कि भैया ये नॉन रेसिडेंट है। लेकिन अगर वो बंदा रेसिडेंट निकला, कैसे निकलेगा, उसका रूल्स है। रेसिडेंट निकला तो अपने को ये चेक करना होगा कि वो स्ट्रॉन्ग रेसिडेंट है या वीक रेसिडेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग रेसिडेंट है तो उसको बोला जाता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, आरओआर। और अगर वो वीक रेसिडेंट है तो उसको बोला जाता है रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो अगर मैं शॉर्ट में अगर बताऊं टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, तो तीन टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस हुए। एक हुआ आरओआर, दूसरा हुआ आरएनओआर और तीसरा हुआ नॉन रेसिडेंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, दो सेक्शंस है इसके लिए बेसिकली, जो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। पहला जो है रूल, ये डिसाइड करने के लिए होता है, जो भी रूल मैं बताने वाला हूं, कि भैया वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। क्योंकि नॉन रेसिडेंट होगा टॉपिक वहीं पे खत्म, लेकिन रेसिडेंट होगा तो बात आगे बढ़ेगा। तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंट के लिए रूल मैंने लिख के रखा है, जैसे कि पहले से बोर्ड पे, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इफ ही ऑब्लिक शी, बोर्ड पे आप देखिएगा, सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस। दो कंडीशंस मैं आपको समझाने वाला हूं बेसिकली। वो दो कंडीशन में से अगर कोई एक सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रेसिडेंट है। दोनों सेटिस्फाई कर दिया तो अच्छी बात है, रेसिडेंट है। और अगर दोनों के दोनों सेटिस्फाई नहीं किए तब जाके वो कहलाएगा नॉन रेसिडेंट। ओके, कोई एक सेटिस्फाई किया, मतलब दो है, वन सेटिस्फाई करे या टू सेटिस्फाई करे या फिर दोनों सेटिस्फाई करे, देन रेसिडेंट। और अगर दोनों का दोनों सेटिस्फाई नहीं करता है तब उसे कहेंगे नॉन रेसिडेंट। तो आइए चलते हैं रूल्स पे। तो रूल्स क्या है, दो, नंबर 1 एंड नंबर 2 मैंने लिखा है क्योंकि ये दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करना है, इसलिए मैंने यहां पे और लगा दिया है। तो पहला रूल बोलता है, इफ ही ऑब्लिक शी must stay in India for at least 182 days
इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? जैसे मैं आज का डेट को लेकर समझाता हूं। आज है 23 मई 2020 और इसका मतलब हुआ ये 2020-21 है। 2020-21 में हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने जा रहे हैं। तो किसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे? तो पिछले साल का। ठीक है, अब वो कब से कब तक रहा होगा? 2019-20। ये हम लोगों का प्रीवियस ईयर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट क्या होता है? अप्रैल से लेके मार्च तक का इनकम के ऊपर नेक्स्ट ईयर के अप्रैल से लेके मार्च तक के बीच में कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर अप्रैल से लेके मार्च तक का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, एंड नेक्स्ट ईयर अप्रैल से लेके मार्च तक का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। तो हम लोगों का असेसमेंट ईयर हुआ कितना? असेसमेंट ईयर हुआ 2020-21 एंड हम लोगों का प्रीवियस ईयर हुआ 2019 एंड 20। तो हम लोग यही एग्जांपल लेके सिचुएशन लेके कर रहे हैं। तो बोला हुआ फिर से मैं एक बार रीड करता हूं। ही ऑब्लिक शी मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 1920 में कोई अगर 182 डेज तक या फिर उससे ज्यादा इंडिया में रहता है तो उसे बोलेंगे रेसिडेंट। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। मैं पिछले साल 19-20 में पूरे का पूरा साल मैं इंडिया में ही था, इंडिया के बाहर नहीं गया था। इसका मतलब मेरा मैं कितना दिन इंडिया में था? मैं 365 डेज इंडिया में था। दैट्स व्हाई आई एम रेसिडेंट। अगर मैं 300 दिन इंडिया में होता तो भी रेसिडेंट, 200 दिन होता तो भी रेसिडेंट, 185 डेज अगर इंडिया में रहता, बाकी दिन बाहर रहता इंडिया से बाहर, तो भी रेसिडेंट, 182 डेज भी इंडिया में रहता तो भी रेसिडेंट। बट एज पर दिस रूल अगर मैं 181 डेज इंडिया में रहता तो मैं रेसिडेंट नहीं होता। तो ये रूल क्या बोल रहा है? आपको कम से कम 19-20 में आप इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहे होंगे, देन यू आर कॉल्ड रेसिडेंट। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल। अगर सपोज कोई 182 डेज से कम रह रहा है इंडिया में, मान लो कि 181 डेज, 180 डेज, 170 डेज, बाकी पीरियड वो इंडिया के बाहर रह रहा है। हो सकता है बहुत लोग इंप्लॉयमेंट के लिए या फिर जॉब के लिए या फिर बिजनेस सिलसिले में बाहर रहते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर रहते हैं, बहुत सारा चीज हो सकता है। तो सेकंड रूल भी एक है। ये किसके लिए है? जो लोग 182 डेज से कम इंडिया में रह रहे हैं उन लोग के लिए। He oblique she must stay in India for at least 60 days in the relevant previous year। मतलब 19-20 में कम से कम 60 दिन वो इंडिया में रहा हो। तो ये 60 दिन का अंदर में निचोड़ क्या पता है? 60 डेज टू 181 डेज। वाई? बिकॉज अगर 182 डेज होता है तो पहला वाला रूल सेटिस्फाई होगा, लेकिन 181 होने पे तो फर्स्ट वाला रूल सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे 60 डेज बोलने का मतलब है 60 डेज टू 181 डेज। ओके, तो अगर कोई 60 डेज टू 181 डेज इंडिया में है इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 19-20, ठीक है, तो भी वो रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। और पास्ट रिकॉर्ड क्या है? ऑल्सो स्टेट एटलीस्ट 365 डेज, दैट इज टोटल। ठीक है, 365 डेज टोटल इन 4 years प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ये देखो 19-20 से पहले का साल सब कौन सा होगा? 2018-19, 2017-18, 2016-17 एंड 2015-16। बेसिकली इसका पास्ट रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और ये 4 सालों में अगर वो 365 दिन से ज्यादा अगर इंडिया में है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, देन ऑल्सो ही इज कॉल्ड रेसिडेंट। ओके, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2018-19 में ही 365 दिन इंडिया में रह गया, इधर सारे में 000 था, बाहर था वो इंडिया से 3 साल के लिए, तो भी होगा। सपोज 100 100 100 100 कर दिया, 400 दिन हो गए तो भी चलेगा। मतलब यहां टोटल चारों साल मिला के 365 दिन होना चाहिए। तो सेकंड रूल क्या बोल रहा है कि 60 डेज से 181 डेज वो 1920 में इंडिया में रहा होगा और उससे पहले के 4 सालों में वो टोटल 365 डेज इंडिया में अगर रहा होगा,
then also he is called resident. अभी सवाल क्या होता है, नॉन रेसिडेंट कौन होगा? तो सीधी सी बात है, जो 60 दिन से कम इंडिया में रह रहा है वो लोग सब नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन कुछ चक्कर है, कुछ झमेला है। क्या है? ये वाला जो रूल है ना, रूल नंबर 2, ये कुछ लोगों के लिए एग्जेम्प्ट है, कुछ लोगों पे ये रूल नहीं लगता है। ठीक है, कुछ लोगों पे नहीं लगता है। बोलने का मतलब मैं पहले बता देता हूं कि किन लोगों पे ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है। एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 61C, मैंने लिखा है 61C, ये 61A है, ये 61C है। कुछ क्या बोलते हैं सेक्शंस आप लोगों को याद रखने जरूरी है। मैं वीडियोस में वही सब सेक्शन मेंशन करूंगा जो एकदम मस्ट कंपलसरी है। तो एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 61C क्या है? एन इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडिया का सिटीजन लिविंग इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट, जॉब करने के लिए जा रहा है। जाते हैं ना, दुबई जाते हैं, सऊदी अरबिया जाते हैं, यूएसए, बैंकॉक, सिंगापुर जाते हैं जॉब करने के लिए। तो उन लोगों के केस में ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो लोग इंडियन सिटीजन है, जो लोग जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सेकंड वाला रूल लागू नहीं होगा। ठीक है, उन वैसे लोगों को सिर्फ 182 डेज अगर इंडिया में रह रहा है, 182 डेज या फिर 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह रहा है, तभी जाके वो क्या होगा, रेसिडेंट होगा। या फिर उसके साथ मैंने लिखा है, ठीक है, एज ए क्रू मेंबर। क्रू मेंबर कौन होता है? जैसे इंडियन शिप पे, अच्छा यहां पे मैंने लिखा नहीं है, ये ध्यान रखना, क्रू मेंबर इंडियन शिप का, अगर कोई इंडियन शिप का क्रू मेंबर है उसके लिए भी ये वाला रूल लागू नहीं होगा। इसका मतलब जो भी जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं या फिर इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, उन लोगों के लिए ये रूल लागू नहीं होगा। वो लोग 182 डेज या फिर 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में रहते हैं तभी जाके रेसिडेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है? एन इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है भारतीय मूल के निवासी, जो लोग बाहर विदेशों में रहते हैं, अलग अलग देश में इंडियन मूल के, भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो भारत आते हैं घूमने के लिए। ठीक है, एज ए विजिटर आते हैं, ट्रैवलर आते हैं, भारत में ताजमहल देखना है, अपना नेटिव प्लेस देखना है, बहुत सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए आते हैं। उन लोगों को भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। मतलब वो लोग भी इंडिया में अगर आते हैं और 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में रहते हैं तभी जाके रेसिडेंट होंगे। ओके, तो हम लोगों का इसका निचोड़ क्या हुआ? 182 डेज से अगर ज्यादा कोई अगर है इंडिया में तो वो रेसिडेंट होगा, या फिर 60 डेज और पिछले 4 साल में 365 डेज इंडिया में रहता है तो रेसिडेंट होगा। लेकिन 60 डेज प्लस 365 डेज वाला जो रूल है ये उन लोगों के लिए लागू नहीं होगा जो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जाएंगे या फिर इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन के बाहर जाएंगे, या फिर कोई भारतीय मूल का इंसान, इंडिविजुअल इंडिया आ रहा है घूमने के लिए। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कौन रेसिडेंट है, कौन नॉन रेसिडेंट है। अभी अगर पता चल गया कि कौन रेसिडेंट है और कौन नॉन रेसिडेंट है, अगर नॉन रेसिडेंट है तो बात खत्म, लेकिन अगर रेसिडेंट है तो ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि वो ROR है या फिर RNOR है, स्ट्रॉन्ग रेसिडेंट, वीक रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, या रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, फिर से रूल लिख रहा हूं, ठीक है, फिर आपसे कनेक्ट होता हूं। ओके, चलो अब देखते हैं हम लोग कि कैसे पता चलेगा कि एक रेसिडेंट स्ट्रॉन्ग रेसिडेंट है या वीक रेसिडेंट है। ठीक है, तो वो चीज करने के लिए हम लोग रूल्स फॉर ROR मतलब क्या था, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट वाला रूल लगाएंगे। अभी ये क्या बोल रहा है, देखो, रेसिडेंट इंडिविजुअल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये रूल तभी लगेगा जब वो रेसिडेंट हो चुका होगा, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो a resident individual is said to be resident and ordinarily resident, मतलब ROR
इफ ही ऑब्लिक शी सेटिस्फाई, सॉरी यहां पे मैंने एनी लिख दिया, बोथ ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस, दो कंडीशन में लिखने वाला हूं, वो दोनों कंडीशन में अगर दोनों का दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तभी वो आरओआर कहलाएगा। ठीक है, दो में से अगर कोई एक सेटिस्फाई कर रहा है तो आरओआर नहीं होगा, क्या होगा, आरएनओआर हो जाएगा। मतलब क्या है, दो कंडीशन दिख रहा होगा 1 and 2, 1 and 2, अगर 1 सेटिस्फाई किया, 2 सेटिस्फाई किया, 1 and 2 दोनों सेटिस्फाई किया, आरओआर, 1 सेटिस्फाई किया, 2 सेटिस्फाई नहीं किया, आरएनओआर, 2 सेटिस्फाई किया, 1 सेटिस्फाई नहीं किया, आरएनओआर, या फिर 1 and 2 दोनों का दोनों सेटिस्फाई नहीं किया, आरएनओआर। ओके, अभी रूल क्या है, अभी इस कंडीशन में क्या होगा, उस रेसिडेंट इंडिविजुअल का पास्ट रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, पास्ट रिकॉर्ड, उससे पहले सालों का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। क्या, असल में ये रेसिडेंशियल स्टेटस ना परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिन इंडिया में रह रहे हैं, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है। इसका मतलब हर साल का रेसिडेंशियल स्टेटस अलग अलग हो सकता है। अब इसके लिए क्या है रूल, तो ही ऑब्लिक शी मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ 2 years in 10 years preceding the previous year। इन 10 years preceding the previous year मतलब हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्या था, अभी मैंने बताया था 2019 एंड 20, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर। तो इसका पीछे का 10 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे। 10 साल मतलब 2018-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, 10-11, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2009-10, ये पिछले 10 साल का उसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि ये सालों में वो क्या था, रेसिडेंट था या नॉन रेसिडेंट था। सिर्फ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट चेक करना है। ठीक है, तो पीछे वो तो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि वो रेसिडेंट था या नॉन रेसिडेंट। तो ये 10 सालों में है ना, 10 इयर्स, यहां पे देखना 10 इयर्स में अगर 2 times और मोर, अगर कोई 2 सालों में ये रेसिडेंट था या 3 सालों में रेसिडेंट था या 4 बार रेसिडेंट हुआ या 10 का 10 साल, जैसे मैं पिछले 10 साल से इंडिया से बाहर नहीं गया हूं, मतलब हर साल मेरा 365 है, तो 365 दिन अगर मैं इंडिया में हूं तो यहां भी रेसिडेंट, यहां भी रेसिडेंट, यहां भी रेसिडेंट, रेसिडेंट 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 रेसिडेंट, मेरा तो 10 में से 10 रेसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो बोला जाएगा कि मैंने वो रूल सेटिस्फाई किया है, मतलब लास्ट 10 इयर्स में कम से कम 2 बार वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में। ये रूल नंबर 1 बोल रहा है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, he oblique she must stayed at least 730 days in 7 years preceding the previous year। हम लोगों का प्रीवियस ईयर 1920, यहां से 7 साल पीछे जाइए, ये 7 इयर्स पीछे जाइए और यहां पे 730 डेज और मोर। कोई रेसिडेंट है वो पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन टोटल, ये 7 सालों में आप देखो हर साल 365 दिन होते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करो, बहुत लंबा चौड़ा फिगर आएगा। उन डेज में अगर सिर्फ 730 दिन इंडिया में अगर रहता है तो उसे बोला जाएगा कि वो बंदा इंडिया में 730 डेज सेटिस्फाई किया। अभी अगर 730 दिन इंडिया में रहा पिछले 7 साल में और पिछले 10 साल में अगर वो 2 बार रेसिडेंट हुआ, इसका मतलब उसने दोनों रूल सेटिस्फाई किया, तो उसको बोला जाएगा कि फर्स्ट रूल सेकंड रूल दोनों सेटिस्फाई किया, ही इज ROR। ओके, अगर सपोज ये सेटिस्फाई किया ये नहीं किया, RNOR, ये सेटिस्फाई किया ये नहीं किया, RNOR, दोनों का दोनों सेटिस्फाई नहीं किया, RNOR होगा। ठीक है, तो ये रहा रूल्स, लेकिन रूल्स तभी समझ में आएंगे जब इसके ऊपर मैं एक सम्स
करवाऊंगा। तो मैं फटाफट इसको मिटाता हूं, ठीक है, और आप लोगों को एक सम्स करके दिखाता हूं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ओके, हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सम से। है ना, आवाज कम कर रहा। हाँ तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सम से। ठीक है, एक सिचुएशन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा रीड कर दे रहा हूं। बोला हुआ है मिस्टर एस रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूएसए का बंदा है वो, ठीक है, इंडिया का बंदा नहीं है। यूएसए कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन मे 1 2013। मे 1 2013 को वो पहली बार इंडिया में आया। इसका मतलब है मे 1 2013 से पहले वो इंडिया में नहीं था। He stayed here without any break for 3 years, 3 साल तक रहा, and left for South Africa on May 1 2016 को फिर चला गया साउथ अफ्रीका। इसका मतलब फर्स्ट में 13 से लेके फर्स्ट में 16 तक ये इंडिया में था। फिर क्या है, ही रिटर्न टू इंडिया ऑन अप्रैल 1 2017, फिर अप्रैल 1 2017 को आया। ठीक है, बीच में का पीरियड में वो इंडिया में नहीं था। एंड वेंट बैक टू यूएसए ऑन दिसंबर 1 2017, और फिर दिसंबर 1 2017 को चला गया। He was posted back to India, फिर आया इंडिया में on January 20 2020 and is still here, और अभी तक वो इंडिया में ही है। Determine his residential status for the assessment year 2020-21, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग जिस पीरियड में कैलकुलेशन कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 2020-21 है। अभी आपको करना क्या है, 2-3 बात याद रखना है। पहला बात, जिस डे को कोई बंदा इंडिया में आता है वो डे यही कहलाएगा कि वो इंडिया में है, और जिस डे में वो इंडिया को छोड़ रहा है वो डे भी कहलाएगा कि वो इंडिया में है। सपोज करो आज 23 तारीख है, ठीक है, आज मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूं, ठीक है, तो ये कैलकुलेट होगा कि 23 तारीख तक मैं इंडिया में था, और मैं सपोज आज के डेट में ही मैं इंडिया में आया हूं तो 23 तारीख से ही कैलकुलेट होगा कि मैं इंडिया में हूं। याद रखिए, मतलब जिस दिन आया और जिस दिन गया वो दोनों डे काउंट होता है। ठीक है, अभी क्या करना है हम लोगों को, तो हम लोगों को करना है सॉल्यूशन में डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। अब इसके लिए सीधी सी बात है, थोड़ा सा कैलेंडर देखना सिखाने वाला हूं। आपको लेना है सबसे पहले ईयर्स और यहां लेना है डेज। ईयर कौन सा, तो सबसे पहले हम लोगों का प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2019-20, यह हमारा प्रीवियस ईयर था, और इससे पहले का 10 साल का रिकॉर्ड लिख लो, 18-19, क्योंकि 10 साल वाला रूल लग गया ना। ठीक है, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, 10-11 और 9-10। ये आ गया सिचुएशन। तो कितने साल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 साल का ले लेंगे। अभी काउंट करते हैं, ये बंदा का थोड़ा सा रिकॉर्ड देखते हैं, कब से कब तक इंडिया में। पहला लॉट कब था, May 1 2013 को ये इंडिया में था, May 1 2013 को ये इंडिया में आया। इसका मतलब मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं, 1/5/2013 से फिर कब तक इंडिया में था, साउथ अफ्रीका के लिए कब गया, May 1 2016 को गया। इसका मतलब 1 May 2016, जिस डे में आया वहां से लेके जिस डेट में गया वो डेट तक हम लोग काउंट करेंगे कि वो इंडिया में ही है।
सेकंड क्या हुआ, वो फिर साउथ अफ्रीका चला गया, मतलब नहीं है। फिर कब आया इंडिया, ही रिटर्न टू इंडिया ऑन अप्रैल 1 2017, 1/4/2017 को इंडिया में आया। he was sorry and went back to USA on December 1 2017, 1/12/17 को वो इंडिया से चला गया। फिर वो आया, he was posted back to India on January 20 2020, 20 जनवरी 2020, और अभी तक यहाँ पे। तो अभी तक यहाँ पे मतलब आज 23 मई तक कैलकुलेट नहीं करना है, हम लोगों का क्लोज कब होता है, 31 मार्च 2020 को ही ईयर क्लोज हुआ हो, क्योंकि हम लोग 19-20 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 19-20 का क्लोजिंग यहाँ है, मतलब यहीं तक हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो ये हमारा इंफॉर्मेशन मिला। तो चलिए करते हैं। तो हम लोग थोड़ा पीछे से चलते हैं, कब आया था बंदा इंडिया में, 1 मई 13 को आया। 1 मई 13 मतलब 13-14, क्यों 1 मई 13 कौन सा पीरियड में पड़ेगा, 2013-14 में पड़ेगा। क्यों 13-14 कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 13 से लेके 31 मार्च 14 के बीच में ये डेट पड़ रहा है। तो 13-14 का पीरियड में वो इंडिया में आया। इंडिया में कब आया, 2013 और 14 वाला फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में आया। उससे पहले तो वो इंडिया में आया नहीं था। तो क्या 12-13 में, इससे पहले का 12-13 में क्या वो इंडिया में था, जवाब होगा नो, नील। 11-12 में इंडिया में था, जवाब होगा नील। 10-11 में इंडिया में था, जवाब होगा नील, क्योंकि 0 दिन इंडिया में है। और 9-10 में इंडिया में था, जवाब होगा नील। क्यों, पहली बार वो 1 मई 13 को ही इंडिया में आया, तो उससे पहले तो वो इंडिया में था ही नहीं। तो हम लोगों ने 12-13 तक देख लिया। 12-13 का क्लोजिंग कब हुआ होगा, 12-13 का क्लोजिंग हुआ होगा, ये वाला इसका क्लोजिंग अगर मैं यहाँ पे लिखूं थोड़ा सा, ये क्लोजिंग हुआ अप टू, ये पीरियड को मैं साइड में लिखता हूं, 1 अप्रैल 12-13 है ना, 12 से लेके 31/3/13 तक का पीरियड। हाँ, ये पीरियड में ये इंडिया, और ये भी अगर मैं लिखूं थोड़ा सा तो 1/4/11 से लेके 31/3/12 का पीरियड हुआ। ये करूं तो 1/4/10 से लेके 31/3/11 का हुआ, और ये करूं तो 1/4/9 से लेके 31/3/10 तक का पीरियड हुआ। ठीक है, अभी 13-14 में वो इंडिया में आया, मई में आया। तो 13-14 का स्टार्ट कब हुआ होगा, 13-14 का स्टार्ट हुआ होगा 1 मई 13 को, सॉरी 1 अप्रैल 13 को स्टार्ट हुआ होगा। तो अप्रैल 1 तारीख क्या वो इंडिया में है, नहीं, वो 1 मई 13 को आया। इसका मतलब अप्रैल 1 अप्रैल को इंडिया में नहीं है, 2 अप्रैल भी इंडिया में नहीं है, 3 अप्रैल 4th 5th 6th अप्रैल 7 10 20 अप्रैल 25 अप्रैल 29 अप्रैल 30 अप्रैल तक वो इंडिया में नहीं है। मई से आया, और मई से आने के बाद पूरा 3 साल तक वो इंडिया में रहा। इसका मतलब मई में वो, अप्रैल में इंडिया में नहीं था, अप्रैल में इंडिया में नहीं था, लेकिन मई में इंडिया में था। 2013 का मई में इंडिया में था। तो मई में कितने दिन होते हैं, 31। जून में भी इंडिया में था, क्यों, बिना रुकावट के वो 3 सालों तक इंडिया में है। इसका मतलब मई में इंडिया में था, जून में इंडिया में था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी और फरवरी, ये लीप ईयर नहीं है, फरवरी और ये मार्च। ठीक है, शायद थोड़ा साइड में अगर चला गया होगा तो याद रखिएगा, मैंने मार्च तक लिया है। ठीक है, तो टोटल कितने दिन हो गए, टोटल देर हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 330 1 2 3 4 5 आया 335 डेज, मतलब 13-14 में वो 335 दिन इंडिया में था। ठीक है, कब तक का, ये पीरियड के अंदर असल में 1 अप्रैल 13 से लेके 31 मार्च 14 के बीच 335 दिन इंडिया में है, क्योंकि अप्रैल में नहीं था। अब अगला साल आया 14-15 आया, तो 14-15 का अप्रैल में वो इंडिया में था, यस। क्यों, 1 में 16 तक इंडिया में है, तो 1 अप्रैल 14 को वो इंडिया में था, यस, अप्रैल में था। मई था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक इंडिया में था। क्यों, क्योंकि ये पीरियड होता है 1/4/14 से लेके 31/3/15 तक
का पीरियड होता है ये। तो पूरा पीरियड था, इसका मतलब 365 डेज वो इंडिया में था इस पीरियड में। क्यों? क्योंकि वो 13 से लेकर 16 तक के बीच का ही पीरियड आ रहा है, 14 से 15। ठीक है, चेक करना है। ओके, अभी नेक्स्ट 15-16। 15-16 कब स्टार्ट होगा? 1-4-15 को स्टार्ट होगा, 31-3-16 को स्टार्ट होगा, क्लोज होगा। तो देखो कब तक इंडिया में है? फर्स्ट में 16 तक इंडिया में, फर्स्ट में 16 तक वो इंडिया में है। तो फर्स्ट में 16 तक तो है, तो ये पीरियड तो 31-3-16 तक का ही है ना। ये पीरियड को क्रॉस करके भी वो इंडिया में था, तो ये पीरियड में वो कितना दिन इंडिया में रहा? 366 डेज। वाई 366? बिकॉज देखो 2016 है, लीप ईयर होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करके होल नंबर में आ रहा है तो लीप ईयर होता है। तो 366 डेज इंडिया में था। अभी मई में सॉरी 16-17 में आते हैं। तो 16-17 में देखो फर्स्ट मई को इंडिया से चला गया, इसका मतलब फर्स्ट मई को इंडिया से गया, तो स्टार्ट कब हुआ होगा ये पीरियड? ये 16-17 कब स्टार्ट हुआ होगा? 16-17 स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 16 को स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 16। तो अप्रैल में ये इंडिया में है, प्लस मई का 1 तारीख को जा रहा है, तो मई में भी इंडिया में है। इसका मतलब यहां पे कितना दिन इंडिया में है? 30 दिन अप्रैल में, और मई में 1 दिन है। अभी क्या हुआ? मई में तो वो चला गया, जाने के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसे करके देखो एक बार, तो आपका कितना दिन आएगा? 31 डेज आएगा। क्यों? क्योंकि दैट इज, ये कौन सा पीरियड है? ये कौन सा पीरियड है? यह 1 अप्रैल 16 से 31-3-17 का पीरियड है। तो 1 अप्रैल 16 से 31-3-17 तक वो सिर्फ 31 दिन इंडिया में। क्यों? अप्रैल में था इंडिया में, मई में 1 दिन था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक वो इंडिया में नहीं है। ठीक है, 16-17। क्यों? वो वापस से 2017-18 में आया, 1 अप्रैल 17 को आया, तो अगला साल हो गया। ठीक है, तो इस साल कितना, कौन सा महीना में रहा? सिर्फ अप्रैल में और मई में इंडिया में है। अभी अप्रैल 17-18 में 1 अप्रैल को आया। ठीक है, चलो, इसका मतलब अप्रैल में 30 दिन है। 1 अप्रैल में आया और 1 दिसंबर को बाहर गया, 1 दिसंबर को, और उसी साल 17 में ही गया। इसका मतलब अप्रैल में था, मई में था, जून में था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सिर्फ 1 दिन ही इंडिया में था। उसके बाद 1 दिसंबर के बाद नहीं है, इसलिए हम लोग उसको नहीं ले रहे हैं। तो कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 24 240, 1 2 3 4 5 245 डेज। 245 डेज इंडिया में है। अभी चला गया, ठीक है, 17 में गया। फिर कब आया? देखो 2020, तो ये कौन सा पीरियड है? ये देखना, ये होगा 2019-20। कौन सा पीरियड है ये? 2019-20 है। मतलब ये 17-18 के बाद वो जब चला गया, ठीक है, तो फिर 19-20 में आया, इस पीरियड में आया, लेकिन इस पीरियड में वो नहीं है, तो यहां पे क्या आएगा? नील। ठीक है, आपको अल्टीमेटली ये इंफॉर्मेशन से यही चेक करना है कि कौन से साल में वो कितने दिन इंडिया में रह रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट होगा तो मैं इस पे और वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, चला गया, ठीक, जाने के बाद अभी क्या हुआ? वो कब आया? 1 जनवरी 20 को आया, लेकिन ये 1920 का पीरियड में ये पड़ रहा है, तो स्टार्टिंग कब हुआ होगा इसका? 1 अप्रैल 19 को स्टार्टिंग हुआ होगा, 1 अप्रैल 19 को स्टार्टिंग हुआ होगा। तो क्या अप्रैल में इंडिया में था? नहीं। मई में इंडिया में था? नहीं। अप्रैल 19 में इंडिया में नहीं है, मई 19 इंडिया में नहीं है, जून 19, जुलाई 19, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 19, नवंबर, दिसंबर 19, जनवरी 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 7 8 9 10 नहीं है, 11 12 13 14 जनवरी नहीं है, 15 16 17 18 19 जनवरी 2020 तक वो इंडिया में नहीं है। कब आया वो? 20 जनवरी 2020 को आया। इसका मतलब 20 तारीख काउंट होगा, 20 तारीख काउंट होगा, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। जनवरी में कितना दिन वो इंडिया में है? 12 दिन। फिर फरवरी में 29 दिन, फिर मार्च में 31 दिन। क्यों बोला है? क्या कि वो अभी तक यहीं पे है, मतलब
20 जनवरी के बाद वो इंडिया में है, क्योंकि अप्रैल से मार्च तक का पीरियड होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक नहीं है, जनवरी का 19 तारीख तक भी वो इंडिया में नहीं है, 20 तारीख को आया, तो 20 जनवरी से 31 मार्च तक का पीरियड लेना है। तो कितने दिन हो गए ये आप देखेंगे तो 72 डेज हुआ, ये आपका आ गया, ये इंफॉर्मेशन हमारा बन गया। अब इंफॉर्मेशन बनने के बाद फिर क्या चेक करना है, फिर अब चेक करना है, अब लगाना है रूल। मतलब पहला काम होगा आपको डेज देखने हैं कितने दिन इंडिया में है। वीडियो को आगे पीछे करके 3-4 बार देखिए, समझ में आएगा, अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बार वीडियो को पूरा देख लूंगा उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरा क्लियर हो जाएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, आपको 4-5 बार ये वीडियो को कंटिन्यू देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अभी क्या है तो रूल लगाते हैं। तो सबसे पहला बात, 2 रूल था हमारा, एक था प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना पड़ेगा, या फिर 60 डेज प्लस पिछले 4 साल में 365 डेज इंडिया में वो रहे, ठीक है। लेकिन वो जो सेकंड वाला रूल था 61C, वो सिर्फ कुछ केसों में नहीं लागू होता है। कौन सा, अगर कोई इंडिया का बंदा बाहर जॉब के लिए जा रहा है, या फिर क्रू का मेंबर है, या फिर बाहर का इंडियन ओरिजिन घूमने के लिए आ रहा है। तो देखो ये तो यूएसए रेसिडेंट था, यूएसए रेसिडेंट था, तो ये तो आ रहा है ना, जा तो ही ना रहा है। तो आने वाला केस में तो सिर्फ एक ही था कि अगर इंडियन ओरिजिन घूमने आएगा तभी सेकंड वाला रूल नहीं लगेगा। तो ये तो वैसा कुछ नहीं है, तो इसमें सेकंड रूल लगेगा। तो देखो 60 डेज से ज्यादा है ना, यहाँ पे मोर देन 60 डेज है, और पिछले 4 साल का रिकॉर्ड चेक करो, 4 साल में 365 दिन से ज्यादा दिख रहा होगा, 4 साल में है, दिख रहा है ना, 365 दिन से ज्यादा दिख रहा है। तो इसका मतलब 60 डेज से भी ज्यादा है, और पिछले 4 साल में 365 से भी ज्यादा है, इसका मतलब ये रेसिडेंट है। ओके, फिर सेकंड क्या लिखना है, सेकंड क्या देखना है, रेसिडेंट है, क्लियर है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज्यादा वो इंडिया में रहा, और पिछले 4 साल में देखो 0 to 45 31 डेज 366 डेज, इसको अगर लेते हैं चारों को तो 365 डेज से ज्यादा है, इसका मतलब मिस्टर एस रेसिडेंट हुआ। अब रेसिडेंट होने के बाद रूल क्या था कि भैया ये आरओआर है या आरएनओआर है, तो आरओआर का रूल बताते हैं। आरओआर का रूल क्या था, पिछला 10 साल का रिकॉर्ड चेक करो कि वो क्या रेसिडेंट था, तो 10 साल का रिकॉर्ड चेक करते हैं। चलो यहां पे नॉन रेसिडेंट था, या क्यों 0 हो गया, 245 रेसिडेंट था, 31 नॉन रेसिडेंट था, क्यों 60 डेज से नीचे हो जाने पे तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, 366 रेसिडेंट, 365 रेसिडेंट, 335 रेसिडेंट, क्योंकि 182 डेज से ज्यादा हो रहा है, और यहां नील नील है तो नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ठीक है। आप लोग ऐसे रफ में वहां पे करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, कितने बार रेसिडेंट है जरा चेक करते हैं, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, तो पिछले 10 साल में 2 बार है ना, 4 बार हो गया तो 2 बार से ज्यादा हुआ, मतलब पहला रूल सेटिस्फाई किया। दूसरा रूल क्या था, पिछले 7 साल में, 7 साल मतलब कहां आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक का पीरियड, यहां तक का पीरियड ना, यहां से यहां तक का पीरियड, ये पीरियड में चेक करो 730 दिन उसको इंडिया में रहना पड़ेगा, चेक करो तो 0 245 ऐड कर लेना, कैलकुलेटर चलाना, 245 31 366 365 335, देख के ही लग रहा है 730 दिन से ज्यादा है इंडिया में, है ना, 730 दिन से ज्यादा, तो 730 दिन से ज्यादा है तो क्या होगा, सेकंड रूल भी सेटिस्फाई किया, दैट्स मीन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इज ROR, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, ROR है। लेकिन इसमें कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो वो मैं स्टेटमेंट आपको बोल दे रहा हूं, आप उसको लिख लीजिए, क्या लिखना पड़ेगा, आप उसको बढ़िया से मैं बोल रहा हूं, मिस्टर एस स्टेट 72 डेज ब्रैकेट में दैट इज मोर देन 60 डेज in the previous year 1920 and also state 4 सालों में कितने हुए, इसको ऐड कर लेना, इतना डेज, सपोज मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, 700 मान लो ये 600 डेज है,
एंड ऑल्सो स्टेट 600 डेज, वो आप नंबर कैलकुलेट कर लेना, डेज ब्रैकेट में दैट इज मोर देन 365 डेज in 4 years preceding the previous year. Stop. So he is satisfying the rule of section 61C. आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखिए, 61C आपको मिलेगा, ठीक है, 61C. So he is a resident for the assessment year 2019 and assessment year 2020-21. ओके, अभी क्या करना है, रेसिडेंट हो गया, रेसिडेंट के बाद चेक करना है, तो पैराग्राफ बदल के आप फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्दर ही इज रेसिडेंट ऑफ 4 टाइम्स, क्योंकि 4 बार है ना, 1 2 3 4, 4 टाइम्स, ब्रैकेट में दैट इज मोर देन 2 टाइम्स in 10 years preceding the previous year, and also state कितना होगा ये 7 साल में, आप ऐड कर लिया, सपोज करो 1000 मैं पकड़ रहा हूं, ठीक है, आप लोग ऐड करके देख लेना, एंड स्टेट 1000 डेज दैट इज ब्रैकेट में मोर देन 730 डेज in 7 years preceding the previous year, hence he is also satisfying the rule of section 66A. Thus, he is a resident and ordinarily resident for the assessment year 2020-21. That's all. यही आंसर है, यही आपको करना है, ठीक है। इसका मैं सॉल्यूशन जो होगा, मैं सॉल्यूशन का स्टेटमेंट जो होगा मैं क्लिक करके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में ना आए, ठीक है, आप मुझे क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट है, मैं उसका डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।